अस्सलाम वालेकुम डियर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। उसमें आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम आज इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वो क्या है, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अब अगर डिफ़ाइन पूछी जाए या बताया जाए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट लेवल, तो उसको क्या कहेंगे, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हैं, कम्प्लेक्स हैं और ऑर्गेनाइज्ड हैं। उनके अंदर जो बेसिक कंपोनेंट हैं किन की, लिविंग ऑर्गेनिज्म के और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो क्या हैं, सिमिलर हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैनी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो इनके अंदर क्या हुए होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, अरेंज इन राइट ऑर्डर या राइट अमाउंट, वो एक ख़ास मकदार में एक ख़ास तरतीब के साथ क्या हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। फंक्शन टुगेदर, और वो जितने भी पार्ट हैं वो जिस अंदाज से अरेंज हुए हुए हैं एक मिल के क्या करेंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे और जिसकी वजह से वो लाइफ को क्या बनाएंगे, पॉसिबल बनाएंगे। तो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको सामने नज़र आ रहा होगा। जैसे सबसे इस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक लेवल से, और इसको अल्टीमेटली मालिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेली लेवल, सेल लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, इकोसिस्टम लेवल, बायोम्स और बायोस्फीयर। तो ये लेवल आपको सामने नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। कुछ इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, बाकी रिमेनिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये आपको सामने नज़र भी आ रहे हैं बच्चों। ये वैसे वही लिखे हुए हैं। बात करते हैं जी, पहला जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एटम। अगर हम बात करें एटम की, तो आपको पता है कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो चाहे लिविंग हैं चाहे वो नॉन लिविंग हैं, वो सिंपल यूनिट से मिलकर बनी हुई होती हैं। उस सिंपल यूनिट को क्या बोलते हैं, उस सिंपल यूनिट को एटम बोलते हैं। अब आपको पता है एटम मिल के क्या बनाते हैं बेटा, एलिमेंट बनाते हैं। अब एलिमेंट जो हैं वो टोटल आपको पता है कितने होते हैं, 118 एलिमेंट मौजूद होते हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरली हैं, जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, और बाकी जो एलिमेंट हैं वो आर्टिफिशियल हैं। अब इन 92 में से जो 16 एलिमेंट हैं वो मौजूद होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और बाकी जो 76 होंगे वो नॉन बायो एलिमेंट होंगे। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ नॉन बायो एलिमेंट के अंदर मौजूद होंगे, और ये जो 16 है ये वाले 16 लिविंग के अंदर भी मौजूद होंगे और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी मौजूद होंगे। दीज 16 एंड सम अदर एलिमेंट, डेफिनेशन में ये बात बताई हुई है, इनको क्या कहेंगे, बायो एलिमेंट, जो कि तमाम लाइफ के अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज़, इनकी ख़ास तरह की खसूसियात होती हैं जो कि अप्रोप्रिएट फॉर द बेस ऑफ लाइफ। इनके अंदर बाकायदा तौर पे रेगुलेटरी मेकानिज़म हो रहा होता है। आपको पता है लाइफ के अंदर, लाइफ को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर रेगुलेटरी मेकानिज़म हो रहा होता है, जो उसके इन्वायरमेंट के साथ, माहौल के साथ उस को क्या किया होता है, उसने सस्टेन किया होता है इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन प्रॉपर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। अब ये जो सारे के सारे एलिमेंट हैं, ये जो एटम्स हैं, इनके अंदर आपको पता लाइफ के अंदर ये किसके ज़रिए अमल करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन के ज़रिए क्या करेंगे, किसी भी लाइफ के अंदर आपस में रहते हैं। अब ये जो एलिमेंट हैं कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में मौजूद नहीं होते, कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में मौजूद नहीं होते। ये आपको सामने नज़र भी आ रहे हैं। ये 118 एलिमेंट हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में दिखाए हुए हैं। तो जब ये सारे आपस में एटम मिलते हैं तो ये बॉडी का जो वेट है ये कितने परसेंट बनाते हैं, 100% बनाते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन भी की हुई है, कुछ इसमें कह लें माइनर एलिमेंट हैं, कुछ मेजर एलिमेंट हैं। जो मेजर एलिमेंट हैं वो बॉडी का 99% मैस बनाते हैं, और जो माइनर एलिमेंट हैं या ट्रेस एलिमेंट हैं वो 1% बॉडी का मैस बनाते हैं। अब जो माइनर हैं उनको हम देखते हैं,
जो मेजर हैं, इसके बाद हम उनको डिस्कस करते हैं। पोटाशियम है 0.35% है, सल्फ़र है 0.25% है, क्लोरीन है 0.15 है, सोडियम है 0.15 है, और दूसरे जो हैं मैग्नीशियम है 0.05 है, आयरन 0.004 है, और जो कॉपर है, मैग्नीज़ है, जिंक है, और उसके बाद आयोडीन है। ये जो 4 एलिमेंट हैं ये क्या हैं, ये ट्रेस अमाउंट में मौजूद होते हैं, 0.01% क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें जो दूसरे एलिमेंट हैं, ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, इसके अंदर हम ये जो 99% हिस्सा बनाते हैं उनकी अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन के बाद कौन सा आ जाता है, कार्बन आ जाता है, उसके बाद हाइड्रोजन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, फास्फोरस आ जाता है। तो इनकी भी परसेंटेज है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है 65% है, कार्बन जो है वो 18% होता है, हाइड्रोजन जो है वो 10% होता है, और नाइट्रोजन जो है वो 3% होता है, कैल्शियम जो है वो 2% होता है, और फास्फोरस जो है वो 1% होता है। उनको अगर याद किया जाए तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, उसकी जो की है ओ चन कैप, उन सब एटम को एक तरतीब से लिखेंगे तो ये की से आप उनको याद रख सकते हैं, या आप उनको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ऊंच का पहाड़। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो एटम्स हैं, अब आपको पता है जो अगला लेवल एटम से अगला लेवल है वो कौन सा है, मॉलिक्यूलर लेवल। नॉट आ सिंपल मिक्सचर्स ऑफ एलिमेंट, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सिंपल मिक्सचर नहीं होते एलिमेंट का, एटम जो हैं वो कंबाइन करते हैं और वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा, एक एटम ये है, एक एटम ये है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके इन्होंने क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल बना दिया। अब ये जो इनका जो कंबाइन करने का जो प्रोसेस होता है, ये या तो शेयरिंग करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स की, या कंप्लीट ट्रांसफ़र करते हैं। अगर शेयरिंग करते हैं तो इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, अगर ये कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। अब इसके नतीजे में जो मॉलिक्यूल बनेगा या कंपाउंड बनेगा, जो स्टेबल फॉर्म बनेगी, उसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे, क्योंकि इनके अंदर शेयरिंग हो रही है तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो कोवेलेंट कंपाउंड होंगे। इसकी एग्जांपल में आ जाएगा ग्लूकोज। अगर हम बात करें, दो एटम्स आपस में मिलते हैं, उनके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, तो उनके नतीजे में बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा। और आयोनिक कंपाउंड की जो सादा सी एग्जांपल आपको सामने नज़र आ रही है बेटा, वो कौन सी है, वो सोडियम क्लोराइड की है। तो अब ये जो अब मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम क्या करते हैं, इनके साइज़ की बेस पे दो कैटेगरीज में क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। अब दो तरह के कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एक है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये सामने नज़र आ रहा होगा नीचे, और दूसरे हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब इनको नाम को ज़हन में रखते हुए देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि माइक्रो का क्या मतलब होता है और मैक्रो का क्या मतलब होता है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल, और इनका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है। इसकी एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये सामने आपको डायग्राम नज़र आ रही होंगी, ये कुछ एटम्स हैं उन्होंने मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनाया है, हाइड्रोजन वाटर का मॉलिक्यूल बनाया है, तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल की क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अगर बात करें मैक्रो मॉलिक्यूल की तो वो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, उनके अंदर उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इसके अंदर एग्जांपल क्या आ जाती है, प्रोटीन आ जाती है या डीएनए आ जाता है। तो ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि ये क्या है बेटा, ये डीएनए का एक मॉलिक्यूल है जो कि क्या है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। ये तो इन दोनों में ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल को उनकी कार्बन की एटम की बेस की वजह से दो और कैटेगरीज में इसको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करें तो इसकी डेफिनेशन में बोलता हूँ, लिखिएगा, द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दोज मॉलिक्यूल विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और इसके बरक्स क्या दूसरी ऑपोजिट डेफिनेशन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की होगी। अगर हम उसको डिफाइन करें, दोज मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ अदर देन कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा कंपाउंड से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक। अब इसके अंदर क्या ये कंटेन करता है, ऑर्गेनिक कार्बन और हाइड्रोजन को कंटेन करता है। इसकी एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज है, डीएनए है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद नहीं होते। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल हैं।
तो बच्चों ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को डिफरेंस करते हुए आपने ये नहीं देखना कि माइक्रो या मैक्रो को आपने जेन में नहीं रखना, बल्कि आपने सिर्फ उनकी देखना है ये जो टाइप्स है ये किस बेस पे है, उनकी कार्बन एटम की बेस पे है। तो जब डिफरेंट तरह की माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में क्या करते हैं, एसोसिएशन करते हैं, और इस तरह से आयोनिक, और उनमें से कुछ ऑनिक हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिक हो सकते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, उनकी जो बॉन्डिंग है वो आयोनिक हो सकती है, वो कवलेंट बॉन्ड हो सकता है। तो वो क्या बनाएंगे, मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड बनाएंगे बॉडी के अंदर, वो क्या बनाएंगे, मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड बनाएंगे, और बॉडी के अंदर ये सारा का सारा ये काम क्या करेंगे, एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो वो जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो जब डिफरेंट तरह के, तो वो क्या बना देंगे, एक ऑर्गेनेली बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा, एक ऑर्गेनेली बना देंगे। अब ऑर्गेनेली की को अगर हम देखते हैं, ऑर्गेनेली क्या है, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल की बात करते हैं तो इसमें तो आपको पता है पार्ट ऑफ सेल, ऑर्गेनेली क्या होता है, किसी भी सेल का ये हिस्सा होता है, मेड अप ऑफ मैनी माइक्रो एंड मैक्रो मालिक्यूल, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, एनर्जी प्रोडक्शन का काम करना होता है। राइबोसोम्स का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है। न्यूक्लियस का क्या काम होता है, कंट्रोल सेंटर होता है। ये डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेली हैं जो कि स्मॉल मालिक्यूल, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मालिक्यूल थे, या वो माइक्रो थे या मैक्रो मालिक्यूल थे। जब वो एक ख़ास अंदाज में अरेंज हुए हैं तो उन्होंने एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनाया है सेल के अंदर, उसको हमने क्या कह दिया, ऑर्गेनेली कह दिया। तो ऑर्गेनेली की डेफिनेशन क्या होगी, द सब सेलुलर स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट इन सेल आर कॉल्ड ऑर्गेनेली। अब उसके बाद अगला लेवल कौन सा है जी, सेल लेवल का है। सामने आपको डायग्राम भी नज़र आ रही है। तो सेल क्या होता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये किससे मिलकर बना होता है, मेड अप ऑफ ऑर्गेनेलीज। आपको पता है जब डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेलीज अरेंज एक ख़ास अंदाज में जुड़ेंगी, वो क्या बना देंगी, सेल बना देंगी। अब सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब सेल को नंबर की बेस पे हम कैटेगराइज करते हैं यूनिसेलुलर। जानदार, कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी की सारा जिस्म एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है, जैसा कि बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, ये क्या होते हैं, सिंगल सेल पर क्या होंगे, मुश्तमिल होंगे। तो ऐसे जानदारों को क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे जानदार जिनकी बॉडी कंसिस्ट करती है मैनी ट्रिलियन ऑफ सेल, तो वो क्या होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। और इसकी एग्जांपल कौन सी आ जाती है, फंजाई आ जाती है, उसके साथ आपको नज़र आ रहा होगा प्लांट नज़र आ रहा है, एनिमल है। ये सारे के सारे बेटा क्या हैं, ये मल्टी सेलुलर हैं। अगर सेल को नंबर की बेस पे, ऑर्गेनेली की बेस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं प्रोकैरियोट और एक को कहते हैं यूकैरियोट। अब प्रोकैरियोट ये सिंपल सेल इसके के अंदर मुश्तमिल होते हैं, डोंट हैव न्यूक्लियस, इनके पास डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता, फ्यू ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं इनके अंदर। और इसकी एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया। और दूसरे ये सेल हैं यूकैरियोट। अब यूकैरियोट होते हैं लार्ज होते हैं, उसके बाद कम्प्लेक्स होते हैं, और इनके अंदर है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली, और इनके अंदर बाकायदा तौर पे न्यूक्लियस भी मौजूद होता है और दूसरी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली भी मौजूद होती हैं। ये सामने आपको डायग्राम नज़र आ रही है। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम है, और ये कौन सी है, यूकैरियोटिक सेल की डायग्राम है। ये इसके अंदर न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहा है, इस तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है, प्लास्टिड नज़र आ रहा है। तो ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली हैं जो कि इस सेल के अंदर मौजूद नहीं हैं, बल्कि ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होती हैं। तो बच्चों आज हमने जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था, इसको हमने सेल और ऑर्गेनेली लेवल तक पढ़ा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इससे जो अगला लेवल है उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो किसी का भी कोई क्वेश्चन दो तो वो पूछ सकता है, तो इंशाल्लाह उसको उसका आंसर कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।